बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमीम की बेटी ने कुरान हिफ्ज किया तो वो मिठाई हवेली में पिलाई। जब सिकंदर शाह को मालूम हुआ तो उसने लड़की से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी, मगर जब उसने शादी की रात छोटी सी 7 साल हाफिज़ कुरान बीवी को देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि वो उसे जवान समझ रहा था। अगले ही लम्हे सिकंदर शाह शर्मिंदगी के आलम में हवेली छोड़कर चला गया और पूरे 10 साल बाद जब वापस आया तो शमीम की शादी उसके माँ बाप ने बहुत जल्दी कर दी। अभी वो सिर्फ 16 साल की थी। चूंकि शमीम के अब्बा को जवानी में ही फालिज हो गया तो सारे घर का बोझ शमीम की अम्मा के कंधों पर आन पड़ा। शमीम से बड़े उसके 2 भाई थे जो शादी के बाद अपनी बीवियों को लेकर शहरों में जा बसे। जब शमीम की शादी की बात चली तो शमीम ने अपने माँ बाप की बहुत मिन्नतें की कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शमीम की अम्मा अक्सर उसे समझाया करती कि बेटियां एक न एक दिन तो रुखसत करनी ही होती हैं। अगर कल कला को हमें कुछ हो गया तो तुम किसके सहारे रहोगी? तुम्हारा बाप तो पहले ही बिस्तर से लगा हुआ है और मेरी जिंदगी का भी कुछ अता पता नहीं, आज हूं तो कल नहीं। इसीलिए हम लोग तुम्हारे लिए जो फैसला कर रहे हैं वो खामोशी से कबूल कर लो और तुम मेरे और अपने अब्बा की फिक्र बिल्कुल मत करो। जब तक मेरी जान में जान है मैं तुम्हारे अब्बा की दिलो जान से खिदमत करती रहूंगी। शमीम बोली, लेकिन अम्मा मुझे इतनी मोहलत तो दे दो कि मैं कुरान अपने सीने में महफूज कर लूं। शमीम की मां बोली, अब तो जो भी करना है वो अगले घर जाकर ही करना। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता देखा है। वो किसी बहुत बड़े घर में चौकीदारी की नौकरी करता है और मेरे ख्याल में वो इतना तो कमा लेगा कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला सके और इज्जत की जिंदगी दे सके। अब अपने सारे अरमान और सारे शौक अपने शौहर के घर जाकर ही पूरे करना। अम्मा की ये बात सुनकर शमीम मुरझा सी गई, क्योंकि शुरू दिन से ही उसे कुरान पाक हिफ्ज करने का बहुत शौक था, लेकिन उनके आसपास कोई मदरसा नहीं था जहां वो कुरान पाक हिफ्ज कर लेती। यूं शमीम को ना चाहने के बावजूद एक अनदेखे और अनचाहे मर्द का शरीके सफर बना दिया गया। शमीम की मां ने अपनी बेटी को 2 जोड़ों में रुखसत कर दिया, क्योंकि उसके पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। न जाने वो तो कैसे 2 वक्त की रोटी और अपने शौहर की दवाइयां बड़ी मुश्किल से पूरी कर रही थी। रुखसती के वक्त जब शमीम अपने अब्बा से मिली तो उसकी आवाज रुंध गई। वो इस कदर हिचकियां से रो रही थी कि उसकी हिचकियां उसके अल्फाज पर भारी थी। उसका बाप शमीम के आंसू साफ करते हुए बोला, जा बेटी, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। शमीम अपने बाप का हाथ थामते हुए बोली, अब्बा मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? शमीम का बाप उसे हौसला देते हुए बोला, तो कौन कह रहा है कि तुम हमारे बगैर रहो? तुम्हारा जब दिल किया करेगा यहां आकर हमसे मिल लिया करना। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अपने शौहर की इजाजत के बगैर कभी यहां मत आना। यूं शमीम अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई, जहां उसे मां जैसा प्यार करने वाली सास मिली। शमीम अपनी सास को देखकर हैरान हुआ करती, क्योंकि उसने सास के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुन रखी थी कि उसका हैरत करना तो बनता था। छोटी उम्र में शादी हो जाने की वजह से शमीम को कोई काम ढंग से नहीं आता था। घर के कामों पर तो उसने कभी तवज्जो ही नहीं दी थी, बल्कि वो हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ने में लगी रहती। उसे पढ़ाई का शौक ही बड़ा था। इस बात का शमीम को सारी जिंदगी भरम ही रहा कि वो पढ़ न सकी, और इसका कसूरवार वो अपने माँ बाप को नहीं बल्कि अपने हालात को ठहराती थी, क्योंकि हालात ने उसे इतनी मोहलत ही न दी कि वो मजीद पढ़ सके। उसने बस 5वीं तक तालीम हासिल की कि घर के हालात इस कदर नाजुक थे कि वो चाहने के बावजूद भी अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटने पर मजबूर हो गई। लेकिन उसने ये इरादा कर रखा था कि अगर जिंदगी ने कभी मौका दिया तो मैं अपनी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। शादी के बाद शमीम सारा दिन अपनी सास के साथ घर के कामों में मसरूफ रहती। उसे दिन का पता ही न चलता कि कब दिन चढ़ता और कब रात हो जाती। शमीम की जिंदगी के शब रोज ऐसे ही गुजरने लगे। शमीम का शौहर वकास गांव के रईसों के यहाँ चौकीदारा करता था, जबकि वकास की मां रईसों के यहाँ जाकर उनके कपड़े सिलाई किया करती, और ऐसा सिर्फ कुछ खास मौकों पर ही होता था। कुछ दिनों से शमीम की तबीयत बोझल बोझल सी रहने लगी। उसका दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। तबीयत संभलने के बजाय बिगड़ रही थी, तो उसकी सास शमीम को गांव की लेडी डॉक्टर के पास ले गई। तब मालूम हुआ कि शमीम उम्मीद से है। यह खबर जानने के बाद वकास और शमीम बहुत खुश थे। शमीम की सास तो उसके वारिस सदके जा रही थी, क्योंकि बहुत अरसे के बाद उनके घर में किसी बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी। अभी शमीम इस खुशी को पूरी तरह महसूस भी नहीं कर पाई थी कि शमीम के अब्बा के इंतकाल की खबर पहुंच गई। शमीम उस वक्त पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसको अपने मां की फिक्र खाई जा रही थी, क्योंकि अब उसकी अम्मा तनहा रह गई थी। शमीम अपनी अम्मा के पहलू से लिपटी रो रही थी। अम्मा उसे दिलासे देते हुए बोली, शमीम तू मेरी फिक्र क्यों करती है? अभी मेरे हाथ पांव सलामत है। जब मैं खुद के काबिल ना रही
तो तेरे भाइयों के पास शहर चली जाऊंगी, जबकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसके भाइयों को अम्मा को अपने पास रखना होता तो वो उन्हें गांव में छोड़कर कभी शहर न जाते, कभी अपने माँ बाप से अलग होकर उनसे कट कर न रहते। उन्होंने तो कभी वापस आकर अपने माँ बाप की खबर तक न ली कि वो जी रहे हैं या मर रहे हैं। मगर हाँ, ये जरूर था कि वो शमीम के अब्बा की मौत पर कुछ वक्त के लिए आए, गैरों की तरह ताज़ियत व तदफीन के बाद वापस चले गए। शमीम वहीं बैठी एक फैसला कर चुकी थी, अब उस फैसले पर अमल दरामद बाकी था। वो अपने शौहर वकास से बोली, वकास, मैं आपसे जुड़े हर रिश्ते को इज्जत देती हूँ, ये मेरा फर्ज भी है। मैंने फैसला किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें मेरा साथ जरूर देंगे। वकास बोला, क्यों नहीं दूंगा, आखिर तुम मेरी शरीके सफर हो, मेरा सुकून हो, मेरी माँ की खिदमत करती हो, तो तुम्हारे फैसले का एहतराम करना मेरा फर्ज बनता है। शमीम को वकास से ये बात करते हुए न जाने क्यों इतनी हिचकिचाहट हो रही थी। वो नजरें झुकाए हाथों को मसलते हुए बोली, वकास, आप तो जानते हैं मेरे भाई मेरे माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवियों के खातिर शहर चले गए। पहले अब्बा जिंदा थे तो और बात थी, लेकिन अब मैं अम्मा को इस घर में तन्हा नहीं छोड़ सकती। मैं चाहती हूं। ये कहकर शमीम खामोश हो गई। वकास शमीम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शमीम, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। सच पूछो तो मैं खुद ही चाहता हूं कि माँ जी हमारे साथ हमारे घर में रहें। आखिर को वो भी तो उनकी बेटी का घर है और उस पर भी तो इनका हक बनता है। शमीम बोली, लेकिन बहुत मुश्किल है कि अम्मा हमारे साथ जाने के लिए माने। मगर हाँ, अगर आप उनसे बात करें तो मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगी। वकास और शमीम बहुत मुश्किल से शमीम की अम्मा को मनाकर अपने घर ले आए। शमीम उस घर की दहलीज पार करते हुए पीछे मुड़कर देखने लगी और सोचने लगी कि कभी इस घर में कितनी रौनकें हुआ करती थी और अब ये घर मुकम्मल तौर पर वीरान हो गया, क्योंकि इस घर के मकीन बिखर गए, बिछड़ गए। शमीम की नजर से वो घर मलबे के ढेर के अलावा कुछ नहीं था जिससे उसके बचपन की यादें वाबस्ता थी। शमीम अपनी माँ और अपनी सास की जी जान से खिदमत करती। उसने कभी अपनी माँ और अपनी सास में फर्क नहीं किया था। वो दोनों दिन रात शमीम को दुआएं देती। इन्हीं दुआओं के ज़ेर असर शमीम को अल्लाह ताला ने एक बहुत ही प्यारी रहमत से नवाजा, जिसका नाम वकास की माँ ने सादिया रखा। घर के सभी लोग सादिया से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो सबकी आंखों का तारा थी। सादिया की नानी और दादी में गोया सादिया की जान बसती थी। सादिया का ज्यादातर वक्त अपनी नानी और दादी के साथ गुजरता। यही वजह थी कि शमीम को अपनी बेटी की देखभाल में कोई मुश्किल पेश न आई। रात के खाने के बाद सादिया वहीं अपनी दादी के साथ उसके कमरे में लेट गई। जब शमीम बर्तन वगैरह धोने के बाद कमरे में आई तो वो सो रही थी। शमीम ने उसे प्यार किया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर वो कपड़ों को तय लगाने लगी जो उसने दिन में धोए थे। कपड़ों को तय लगाते हुए उसके हाथ रुक गए और न जाने वो किन सोचों में डूब गई। वकास दरवाजे में खड़ा कितनी देर उसे देख रहा था, मगर उसे वकास की मौजूदगी का इल्म न हुआ। वकास शमीम के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, बेगम साहिबा, अगर सोचो कि दुनिया से बाहर आ गई हो तो मुझे एक कप चाय बना दो। शमीम एकदम से चौंकी और खड़े होते हुए बोली, वकास, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप इधर बैठे। देखें, मैं जो भी करूंगी अपनी बेटी की खातिर करूंगी, इसीलिए आप मुझसे वादा करें कि अब जो बात मैं आपसे करने वाली हूं इससे इनकार नहीं करेंगे। वकास बोला, पहले बताओ तो सही, आखिर बात क्या है। वकास, मैं सोच रही हूं कि सादिया बड़ी हो रही है और जितनी आपकी महीने की तनख्वाह है उसमें तो घर के अखराजात अम्मा बहुत मुश्किल से पूरे करती हैं। क्यों न मैं जागीरदारों की हवेली में अम्मा की जगह जाकर सिलाई का काम कर दिया करूं। तो वकास बोला, नहीं शमीम, ये सब करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा और फिर घर का सिस्टम चल ही रहा है। जब सादिया बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे अच्छे स्कूल में ही पढ़ाऊंगा। तुम क्यों फिक्र करती हो। शमीम बोली, वकास, इसमें हर्ज ही क्या है अगर मैं भी घर के अखराजात का बोझ उठाने में आपके साथ शरीक हो जाऊं। शमीम, तुम क्यों जिद कर रही हो, मैंने कह दिया ना, और फिर तुम्हें सिलाई भी तो नहीं आती। शमीम बोली, मैं अम्मा से सीख लूंगी। यूं कुछ अरसे में शमीम ने अपनी सास से वो सब काम सीख लिया जो वो जागीरदारों के घर में किया करती थी और जागीरदारों के घर पर काम पे लग गई। शमीम ये सब अपनी बेटी सादिया के लिए कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि जो वो न कर सकी वो उसकी बेटी करे। वो अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना चाहती थी, वो अपनी बेटी को बहुत आगे बढ़ाना चाहती थी। अभी शमीम को हवेली जाते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उस हवेली पर कयामत टूट पड़ी। सुबह जब शमीम काम पर गई तो उसे पता चला कि हवेली के जागीरदार
हार्ट अटैक के बायस इस दुनिया से चल बसे। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। चौधरी की मौत का सुनकर हर आंख आपदीदा थी। चौधरी साहब की बीवी सदमे से निढाल थी। उनका एक ही बेटा था, सिकंदर शाह, जिसकी उम्र उस वक्त 16 साल थी। गांव वालों के इत्तेफाक राय से सिकंदर शाह को अपने बाप की जगह गद्दी नशीन बना दिया गया। सिकंदर शाह बहुत सुलझा हुआ और नेक लड़का था। उसने गद्दी नशीन होने के बाद बिल्कुल अपने बाप की तरह गांव वालों के जज्बात और एहसासात की कदर की और अपने बाप की तरह ही उन्हें साथ लेकर चला। इन सब मामलात में सिकंदर शाह की मां ने अपने बेटे का भरपूर साथ दिया। वो चाहती थी कि जिस तरह सिकंदर शाह का बाप गांव वालों के लिए मसीहा था, सिकंदर शाह भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चले और गांव वालों के दुख दर्द को समझे, उनमें शरीक हो। जबकि दूसरी तरफ सिकंदर शाह का चचा था, जिसकी आंखों में सिकंदर शाह के खिलाफ जलन थी। उसने सिकंदर शाह को गद्दी नशीनी होने से दूर रखना चाहा, मगर गांव वालों के फैसले के आगे सिकंदर शाह का चचा कुछ न कर सका। वो हवेली, जिसकी बुनियाद सिकंदर शाह के बाप ने बहुत मोहब्बत से रखी थी, आज उसके अंदर नफरतों के सांप पल रहे थे। इस बात से सिकंदर शाह की मां और वो खुद बखूबी वाकिफ थे। अगर सिकंदर शाह चाहता तो अपने चचा और उसके बच्चों को इस घर से और इस हवेली से बेदखल कर सकता था, क्योंकि वो हवेली सिकंदर शाह के बाप की मलकियत थी। लेकिन उसने ऐसा ना किया, क्योंकि वो एहसास करने वाले बाप का बेटा था, जिसने कभी भी गांव वालों के साथ कुछ भी बुरा ना किया, ना ही होने दिया। तो फिर वो अपने घर वालों के साथ कैसे कुछ बुरा कर सकता था। शमीम सुबह सवेरे अपने घर का काम करने के बाद हवेली आ जाती, क्योंकि सिकंदर शाह की मां गुलनाज अपना हर काम शमीम से ही करवाया करती थी। शमीम को भी गुलनाज बेगम से खासा लगाव था, जबकि वो सिकंदर शाह की चची से अक्सर ही कतराया करती, क्योंकि वो बहुत बदलिहाज और बदजबान थी। गुलनाज बेगम ने कभी भी शमीम को मुलाजिम नहीं समझा था। वक्त गुजरने के साथ साथ शमीम को इस हवेली और खासकर गुलनाज बेगम से उनसियत हो गई थी। शमीम की बेटी सादिया, जो कि शमीम ने हिफ्ज करने की गर्ज से मदरसे में पढ़ने के लिए भेजी थी, उसने 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। शमीम और वकास खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उस दिन शमीम को ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बेटी ने दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल कर ली है। शमीम अपनी आंखों में आए खुशी के आंसू साफ करते हुए बोली, वकास, जल्दी से मुझे मिठाई ला कर दो, मैं गली मोहल्ले में बांट दूं। आज मेरी बेटी ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, इसी खुशी में मैं पूरे गांव में मिठाई बांटना चाहती हूँ। जो मेरी ख्वाहिश थी वो मेरी बेटी ने आज पूरी कर दी। शमीम ने सारे गली मोहल्ले में मिठाई बांटी। वो बड़े फख्र से हर एक को बताती कि मेरी बेटी ने आज कुरान पाक अपने सीने में महफूज कर लिया है। शमीम अपनी ये खुशी बांटने के लिए मिठाई लेकर गुलनाज बेगम के पास गई। उस वक्त सिकंदर शाह अपनी मां के पास बैठा हुआ था। शमीम ने गुलनाज बेगम और सिकंदर शाह के आगे मिठाई की तो गुलनाज बेगम बोली, शमीम, ये किस खुशी में मुंह मीठा करवा रही हो? शमीम ने उन्हें बताया कि आज मेरी बेटी ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया है। ये सुनने के बाद सिकंदर शाह को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनके गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया हो। सिकंदर शाह खुद बहुत परहेजगार था। वो एक सच्चा मुसलमान होने के साथ साथ 5 वक्त का नमाजी था। सुबह नाश्ते के टेबल पर सिकंदर शाह ने अपनी मां से जो बात कही, वो सुनने के बाद टेबल पर बैठे हवेली के सब अफराद हैरत से सिकंदर शाह की तरफ देखने लगे, ऐसे कि जैसे उसने कोई अनोखी बात कर दी हो। इससे पहले कि सिकंदर शाह की मां कुछ बोलती, सिकंदर शाह का चचा बोला, अभी कुछ अरसा ही हुआ है कि तुम गद्दी नशीन बने हो। अगर अभी से तुम शादी के झंझट में पड़ गए तो गांव वालों का क्या बनेगा? सिकंदर शाह बोला, चाचा, गांव वालों का मेरी शादी से क्या ताल्लुक है? और मैं जानता हूं कि मैं अपने फराइज बखूबी निभा रहा हूं और मैं ऐसे ही निभाता रहूंगा। वैसे भी मैं अपनी मां से बात कर रहा हूं, यह हमारा आपस का मामला है, आप इससे दूर रहें तो बेहतर होगा। सिकंदर शाह चचा को बोला। सिकंदर शाह का चचा बोला, भाभी, देख रही हैं आप, वैसे तो ये बहुत गद्दी नशीन बना फिरता है, इसे अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, सिकंदर शाह उठकर अपने कमरे में चला गया। जो फैसला सिकंदर शाह कर चुका था, अब इससे पीछे हटने वाला नहीं था। सुबह जब शमीम हवेली आई तो सिकंदर की मां ने सिकंदर के फैसले के बारे में शमीम को बताया कि मेरा बेटा सिकंदर शाह तुम्हारी कुरान हाफिजा बेटी को अपनी हमसफर बनाना चाहता है। शमीम बोली, लेकिन बेगम साहिबा। इससे पहले कि शमीम कुछ और कहती, गुलनाज बेगम ने अपने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। देखो शमीम, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और फिर सिकंदर शाह हमारा इकलौता वारिस है। ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है जो उसने शादी के लिए तुम्हारी बेटी को चुना, वरना मेरी बेटी को लड़कियों की कोई कमी नहीं है।
तुम लोग सोच समझकर फैसला करना। हम तुम लोगों पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। वकास और तुम दोनों सादिया के माँ बाप हो, ये तुम लोगों का हक बनता है। तुम लोग सिकंदर शाह से बखूबी वाकिफ हो। वो जब दूसरों के साथ बुरा नहीं कर सकता तो तुम्हारी बेटी के साथ भी बुरा नहीं करेगा। इस बात की मैं जमानत रखती हूं कि वो तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। शमीम, तुम जानती हो कि मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी है, बहुत परहेजगार है। तुम जानती हो उसने तुम्हारी बेटी को क्यों चुना। उसकी वजह यह है कि तुम्हारी बेटी ने कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ है। यही सिकंदर शाह की पसंदीदगी की वजह है। शमीम कुछ न बोली और घर आ गई। सोच सोचकर शमीम की तो हवाइयां उड़ी हुई थी। इतने में वकास आया और बोला, शमीम तुम्हें क्या हुआ है, बहुत घबराई हुई लग रही हो। शमीम अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, घबराऊं नहीं तो और क्या करूं। आप जानते हैं आज हवेली में क्या बात हुई। वकास बोला, क्या ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान किया हुआ है। शमीम बोली, बेगम गुलनाज छोटे चौधरी सिकंदर शाह के लिए हमारी बेटी सादिया का हाथ मांग रही है। वकास बोला, उनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। उनका बेटा सिकंदर शाह कहाँ और हमारी नन्ही सी कली कहाँ। गुलनाज बेगम ने फैसले के लिए आज शाम तक का वक्त दिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सादिया को देखा जाए तो वो बहुत छोटी है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि इतने बड़े खानदान से हमारा रिश्ता जुड़ रहा है तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। आज अगर सादिया छोटी है तो कुछ सालों में ही जवान भी तो हो जाएगी। वकास बोला, शमीम तुम्हारा दिमाग तो नहीं पगला गया। तुम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। क्या वो इस काबिल है कि उसकी भी शादी की जाए। अभी तो उसके पढ़ने और खेलने कूदने के दिन है। वकास, तो आप ही बताएं, मैं बेगम गुलनाज को किस मुंह से जवाब दूंगी। आखिर को वो हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे काम आई हैं। आपको याद होगा, अम्मा के मरने के बाद हमारे पास उनके कफन तफन के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने हमारी मदद की। तो अब भला मैं किस मुंह से उन्हें जवाब दूं। हम लोग उनके एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं। आप फिक्र न करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूं शमीम के साथ साथ वकास भी इस रिश्ते के लिए आमादा हो गया, क्योंकि इसके अलावा उन लोगों के पास कोई और चारा भी नहीं था। अगले दिन शमीम हवेली गई तो गुलनाज बेगम पहले से ही शमीम की मुंतजिर थी। जाते ही गुलनाज बेगम का सबसे पहला यही सवाल था कि तुम लोगों ने क्या सोचा इस रिश्ते के बारे में, तुम लोगों की क्या राय है। बेगम साहिबा, हमें यह रिश्ता मंजूर है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा खानदान आपके खानदान से जुड़ रहा है। गुलनाज बेगम बोली, तो चलो आओ फिर बैठकर बात करते हैं। गुलनाज बेगम ने शमीम को अपने बराबर में बिठाया। उसी दिन निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई, क्योंकि गुलनाज बेगम इस काम में बिल्कुल देरी नहीं चाहती थी। निकाह के लिए जुमे का दिन मुकर्रर किया गया। सिकंदर शाह के कहने के मुताबिक बिल्कुल सादा सा निकाह किया गया, जिस पर सिर्फ चंद लोग मौजूद थे। न कोई ढोल न नाच गाना। सिकंदर शाह ऐसा ही था, उसे हर काम में सादगी पसंद थी। निकाह के बाद सादिया को सिकंदर शाह के कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। मेहमानों से फारिग होकर सिकंदर शाह अपने कमरे में गया। जब सिकंदर ने छोटी सी 7 साल हाफिज कुरान बीवी को देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि वो उसे जवान समझ रहा था। अगले ही लम्हे सिकंदर शाह शर्मिंदगी के आलम में अपने कमरे से बाहर चला गया। या खुदा, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो हाफिज कुरान लड़की इतनी कम उम्र है। ये मुझसे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई। सिकंदर शाह अपने दोनों हाथों से अपने बालों को नोचते हुए खुद को मलामत कर रहा था कि जाने अनजाने में जो गलती उससे हो चुकी थी वो उसको नहीं सुधार सकता था। न जाने वो रात का कौन सा पहर था जब सिकंदर शाह हवेली छोड़कर बाहर के मुल्क चला गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है, किस हाल में है। यहां तक कि सिकंदर शाह की मां भी नहीं, जिन्हें वो बगैर बताए कोई फैसला नहीं करता था। सिकंदर शाह की मां का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि सिकंदर शाह को हवेली से गए हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। गुलनाज बेगम मुलाजिमों पर चिल्ला रही थी, मैंने तुम लोगों को रखा किस लिए है। किसी को यह नहीं पता कि सिकंदर शाह कहाँ है। न जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा, उसने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। सिकंदर शाह का चचा बोला, भाभी, अगर सिकंदर शाह जिंदा होता तो अब तक कब का आ चुका होता। गुलनाज बेगम बोली, चुप कर जाओ। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने ही गद्दी नशीन बनने के लिए मेरे बेटे के साथ कुछ उल्टा सीधा किया है। सिकंदर शाह का चचा बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो समझना है समझे। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अब सिकंदर शाह नहीं आएगा। अब इस हवेली का मैं अकेला वारिस हूं, तो जो मैं चाहूंगा वही होगा। गांव के फैसला करने के लिए कोई तो गद्दी नशीन होना चाहिए। तो जो हो रहा है बस उसे देखती जाएं, क्योंकि अब आपकी हुक्मरानी यहां नहीं चलेगी। अब सिर्फ यहां मेरी हुकूमत यानी मुराद शाह की हुकूमत होगी। मुराद शाह अपने भतीजे के लापता होने पर बहुत खुश था। मुराद शाह की बीवी ने शमीम के साथ साथ दूसरे तमाम मुलाजमीन की छुट्टी करवा दी
और वो हवेली के सारे काम सिकंदर शाह की माँ और उसकी नन्ही सी 7 साला बीवी से करवाया करती। सिकंदर शाह की माँ को उस मासूम सी बच्ची पर बहुत तरस आता, लेकिन वो बेबस थी। वो तो खुद अपने देवर और देवरानी का असल चेहरा देखकर हैरान थी। खबर तो उनको पहले भी थी कि ये लोग बहुत मक्कार हैं, लेकिन इस कदर मक्कारी पर उतर आएंगे सिकंदर शाह की माँ ने कभी सोचा भी नहीं था। सिकंदर शाह की माँ अपने बेटे के गम में बहुत लागर और कमजोर हो गई थी। उसकी हंसी और मुस्कुराहट सिकंदर शाह अपने साथ ले गया और बदले में अपनी माँ को तोहफा देकर गया, जिसे देखकर वो रोजाना जीती और रोजाना मरती। वो कोई और नहीं बल्कि सादिया थी। मुराद शाह की बीवी सादिया पर चीखती तो वो खौफजदा हो जाती और अपनी सास के पहलू में छुप जाती। सिकंदर शाह की माँ सादिया को हर वक्त अपने साथ रखती, क्योंकि इस सब में उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं था। सिकंदर शाह के चचा और चाची उसकी बीवी और उसकी माँ पर जुल्म ढाते रहे। गांव वालों के सामने तो वो अच्छाई के रूप धारे होते, मगर असल में वो दोनों बहुत संगदिल और बेरहम थे। यहां तक कि उन्होंने सादिया की अपने माँ बाप से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी। सिकंदर शाह की माँ ने उनकी बहुत मिन्नतें की कि यह भी बच्ची है, नासमझ है, इसे जाने दो, ये अपने माँ बाप से मिलकर वापस आ जाएगी। इस खौफ से कि सादिया हवेली से बाहर जाकर सब सच ना बता दे, उन्होंने सादिया के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। सिकंदर शाह को हवेली से गए हुए 8 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। अब तो सादिया भी बड़ी हो चुकी थी। वो हर बात समझती थी। सादिया ये भी अच्छी तरह जान चुकी थी कि सिकंदर शाह का निकाह उससे हुआ है। वो हरदम सिकंदर शाह के लौट आने की दुआएं करती और खुद से बढ़कर अपनी माँ यानी अपनी सास का ख्याल रखती। सिकंदर शाह की माँ की तबीयत रात से खराब थी। वो बुखार की वजह से सारी रात कांपती रही थी और सादिया ने सारी रात जाग कर गुजारी थी। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसकी आंख लग गई और तब खुली जब कोई दरवाजे पर जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। सादिया एकदम चौंक कर उठ बैठी और जल्दी से दरवाजा खोला। सामने चची को देखकर बोली, जी चची, कोई काम था? चची खूनखार नजरों से सादिया की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है ना कि हम सुबह ही नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता अभी तक क्यों नहीं बना? सादिया बोली, चची मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आज आपको नाश्ता खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि रात से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उन्हें अकेला हरगिज नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। सादिया जाने के लिए मुड़ी थी कि चची ने उसका बाजू खींचा और एक जोरदार तमाचा सादिया के मुंह पर मारा और बोली, एक नौकरानी की बेटी होकर तुम खुद को समझती क्या हो? क्या तुम कोई महारानी हो जो मुझे नाश्ता बनाने से इनकार कर रही हो? नाश्ता तो मैं तुम्ही से बनवाऊंगी। सादिया अपने मुंह पर हाथ रखे हिचकियों के साथ रोते हुए सिकंदर शाह की मां के कमरे में चली गई। रोने की आवाज सुनकर सिकंदर शाह की मां जाग गई। सादिया को अपने पास बुलाया। सादिया, क्या हुआ है? सादिया सिकंदर शाह की मां से छुपाने की कोशिश के बावजूद कुछ भी न छुपा सकी। वो रोते हुए बोली, मां जी, आखिर कब तक हम इनकी ये जुल्म सहते रहेंगे? हमें यहां से बाहर निकलने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सिकंदर शाह की मां बोली, मुराद शाह बहुत घटिया और मक्कार इंसान है। मैं तो पहले दिन से ही उसे जानती थी और इस हवेली में रखने के हक में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सिकंदर का बाप अपने भाई का असल चेहरा न पहचान सका और उसे इस हवेली में ले आया। अगर हम इस हवेली से बाहर जाने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि मुराद शाह ने बाहर बहुत पहरा लगाया हुआ है। उसे डर है कि अगर हम यहां से बाहर गए तो गांव वालों को उसकी हकीकत पता चल जाएगी। वो जो अपने चेहरे पर नकाब चढ़ाए फिर रहा है वो बेनकाब हो जाएगा। उसकी असल हकीकत गांव वालों के सामने आ जाएगी और अगर ऐसा हो गया तो गांव वाले उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो सादिया को दिलासा देते हुए बोली, सादिया सब्र करो, हमारा ये मुश्किल वक्त एक दिन जरूर कटेगा। बस अपने अल्लाह पर भरोसा रखो। उठो और जाकर नाश्ता बनाओ, वरना जो 2 वक्त का खाना हमें मिल जाता है वो भी नहीं मिलेगा। हम जुल्म से तो नहीं मरे, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। मुझे अपने बिल्कुल फिक्र नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं उसकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। दूसरी तरफ शमीम अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही थी। वो और वक्कास कई दफा हवेली आए, लेकिन उन्हें हवेली के दरवाजे से ही वापस भेज दिया जाता। शमीम बोली, खुदा पूछे इन जालिमों को, न जाने गुलनाज बेगम और सादिया के साथ इन लोगों ने क्या क्या किया है। शमीम को उस दिन अपने किए गए फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने अपने हाथों से ही अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। शमीम लोगों को अपनी बेटी से मिले 10 साल का अरसा हो चुका था। इस अरसे के दौरान मुराद शाह ने एक दफा भी शमीम को उनकी बेटी से मिलने न दिया, बल्कि वो ये कहकर मना कर देता कि भाभी ने सख्ती से मना किया हुआ है, कोई भी मुझसे और सादिया से मिलने के लिए हवेली के अंदर ना आए।
मगर शमीम का दिल कहता था कि गुलनाज बेगम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। कुछ अरसा गुलनाज बेगम के साथ रहने से इतना तो शमीम भी उन्हें जान ही गई थी कि गुलनाज बेगम कैसी तबीयत की मालिक है। 10 साल गुजरने के बाद एक दिन अचानक सिकंदर शाह वापस लौट आया। 10 साल का अरसा बैरून मुल्क गुजारने के बाद सिकंदर शाह की वापसी हर एक के लिए हैरान कुन थी, खासकर सिकंदर शाह के चचा के लिए, क्योंकि सिकंदर शाह के आने से उनकी हुकूमत छिन जाने का खतरा था। सिकंदर शाह ने जब अपनी मां को काम करते हुए देखा तो गोया उस पर आसमान टूट पड़ा। इससे पहले कि सिकंदर शाह की मां उसे देखती, वो तेजी से आगे बढ़ा और अपनी मां के साथ लिपट गया। सिकंदर शाह की मां अपने बेटे की वापसी पर बहुत हैरान थी। वो बार बार सिकंदर शाह का माथा चूमती, उसके हाथ थामती और बोली, सिकंदर, क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? सिकंदर शाह बोला, नहीं मां, मैं वापस लौट आया हूं, मुझे माफ कर दे, मैं आपको बताए बिना चला गया। गुलनाज बेगम बोली, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए यही काफी है कि तुम लौट आए हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों पर क्या कयामत टूटी है। बस मुझे तुमसे यही गिला है कि तुमने जाने से पहले हमें इत्तला तो की होती, ताकि मैं डट कर लोगों के रवैयों का मुकाबला कर सकती। तुम नहीं जानते तुम्हारे चचा ने मेरे और सादिया के साथ कैसे कैसे जुल्म ढाए हैं। उन्हें तो यह था कि तुम कभी लौट कर नहीं आओगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। मेरा दिल कहता था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। सिकंदर शाह अपनी मां के हाथों को चूमते हुए बोला, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका बेटा सिकंदर शाह आ गया है, मैं सब संभाल लूंगा, और जो भी चाचा ने किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। गुलनाज बेगम बोली, अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, कुछ देर आराम कर लो, तुम थक गए होगे, बाकी बातें बाद में तसल्ली से बैठकर करेंगे। सिकंदर शाह जब अपने कमरे में गया तो उसकी निगाहें मुतलाशी थी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो जूतों समेत बेड पर लेट गया। कुछ देर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई तो सिकंदर शाह की बंद होती हुई आंखें एकदम से खुल गई। सादिया जो नमाज पढ़ने के लिए कमरे में आई थी, सिकंदर शाह को देखकर तो वो गोया मुजस्मा बन गई। सादिया को देखकर सिकंदर शाह के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बिना पल के झपकाए सादिया को देखता ही चला गया। इतनी मासूम और सादा सी सादिया सिकंदर शाह के दिल की मलका बन गई। जब सिकंदर शाह सादिया को छोड़कर बैरून मुल्क गया तब वो 7 बरस की थी, और अब जब वापस आया तो वो 17 साल की दोशीजा बन चुकी थी। सादिया मासूमियत से बोली, आपको तमीज नहीं है क्या? आप जूतों समेत मेरे बेड पर लेट गए। वैसे आप हैं कौन जो इतना बेतकल्लुफ होकर मेरे कमरे में घुस आए? मगर सिकंदर शाह का सारा ध्यान सादिया के चेहरे पर था। सादिया बोली, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप कौन हैं और मेरे कमरे में क्या लेने आए हैं? सिकंदर अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारा शौहर सिकंदर शाह हूं। शायद तुम्हें याद ना हो कि तुम्हारे बचपन में हमारा निकाह हो चुका था, और ये सब एक गलत फहमी की बिना पर हुआ था। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम मुझसे उम्र में काफी छोटी हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ये निकाह हरगिज नहीं करता। सादिया बोली, जो होना था हो चुका, लेकिन आपको मुझे और माँ जी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपके जाने के बाद हम दोनों को बहुत जुल्म सहने पड़े और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे तो ऐसा लगता था कि हमारी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। सिकंदर शाह सादिया की तरफ देखते हुए बोला, मैं चचा चची को उनकी किए की सजा जरूर दूंगा। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करने की? यह हवेली मेरे बाप की विरासत है, जहां वो अपनी हुकूमत चलाते फिर रहे, लेकिन अब और नहीं, मैं उनको उनके असल मकाम तक पहुंचाऊंगा। सिकंदर शाह की वापसी के बाद गांव वालों पर मुराद शाह और उसकी बीवी की हकीकत खुल चुकी थी। इसके बावजूद मुराद शाह अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा था। वो सिकंदर शाह से बोला, तुम्हारे बाद हम गद्दी नशीनी थे, इसीलिए हम अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे बाप के बाद यह हक हमारा बनता था। तुम तो अभी बच्चे हो, तुम क्या जानो कि जागीरदारी कैसे करते हैं? मुराद शाह हाथ उठाते हुए बोला, बस चचा, जो आप मेरी माँ और बीवी के साथ कर चुके हैं, उसके बाद मैं आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा। मैं अब आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। बेहतर होगा कि आप यह हवेली छोड़कर हमेशा के लिए यहां से चले जाए। गांव वाले मुराद शाह के जानी दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि उसने गांव वालों के साथ भी बहुत बेईमानी की थी। यही वजह थी कि गांव वालों को उनकी फसलों में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। गांव वाले जमा होकर सिकंदर शाह के पास आए और बोले, साईं, आपके चचा ने जो हमारे साथ किया है वो काबिल माफी नहीं है, और तो और उन्होंने आपके घर वालों के साथ बहुत जुल्म किया, और ये बात उन्होंने हमसे छुपाई। हम इसी भूल में रहे कि आपके बाद मुराद शाह भी हमारा मसीहा है, वो हमारी बेहतरी के बारे में सोचेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुराद शाह ने हमें धोखा दिया है और हम इस धोखे का बदला उससे लेकर रहेंगे।
सिकंदर शाह बोला, आप अपनी जगह पर बरहक हैं। आप सबका कसूरवार चचा ही नहीं, मैं भी हूं, जो आप सबको बगैर बताए यहां से चला गया और इतने अरसा गायब रहा। इसीलिए वो सब कुछ जो मेरी गैर मौजूदगी में हुआ, उसके लिए मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। गांव वालों में से एक बुजुर्ग उठा और बोला, साईं, आपकी माफी तलाफी से तो हमारा खसारा पूरा नहीं होगा। इस बार हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। आप अभी साईं मुराद शाह को बुलाएं और उनसे पूछें कि इस दफा क्यों उन्होंने हमें इतनी कम उजरत दी। हमें अपना हक पूरा चाहिए। सिकंदर शाह बोला, आप फिक्र न करें, आपकी जो भी उजरत बनती है मैं अदा करूंगा। मैं आपका खसारा पूरा करने के लिए तैयार हूं और अपने चचा के लिए आप सब लोगों से शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं। आप सब बेफिक्र होकर अपने घरों में जाएं। शाम तक मुंशी आप सबका हिसाब किताब क्लियर कर देगा। जब सिकंदर शाह हवेली में आया तो उसका सर चकरा रहा था। वो अपना सर अपने दोनों हाथों में लिए इधर उधर टहल रहा था। गुलनाज बेगम जो वहां से गुजर रही थी, सिकंदर शाह को देखकर बोली, सिकंदर, क्या हुआ है? क्या कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। सिकंदर शाह बोला, अम्मा, आपको क्या बताऊं, मेरे बाद आपकी आंखों के सामने इतना कुछ होता रहा, इसके बावजूद आप खामोश रही। आप कुछ तो करती। आज मेरा दिल गांव वालों की हालत देखकर खून के आंसू रो रहा है और आपको पता है, गांव वालों का और सादिया का असल कसूरवार मैं हूं। गुलनाज बेगम सिकंदर शाह के आंसू पोंछते हुए बोली, सिकंदर, मैं क्या करती? मैं मुकम्मल तौर पर बेबस कर दी गई थी। तुम ये तो सोचो कि अकेली औरत क्या कर सकती है। मुझे भी गांव वालों का एहसास था और मैं चाहती थी कि मैं उनके लिए कुछ करूं, मगर मुराद शाह ने मेरी हवेली से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा रखी थी। और तो और मुराद शाह ने तो सादिया को उसकी मां शमीम से भी नहीं मिलने दिया। कई दफा उसके मां और बाप उससे मिलने के लिए हवेली आए, मगर मुराद शाह ने उन्हें वापस भेज दिया, ये कहकर कि गुलनाज बेगम का हुक्म है, हवेली के अंदर किसी को भी न भेजा जाए। मैं चाहती थी कि सादिया मजीद तालीम हासिल करे, मगर मुराद शाह ने इस पर भी पाबंदी लगा दी। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बीवी पर होने वाले जुल्म को रोक न सकी। उसने छोटी सी उम्र में ही वो दुख देखे हैं जो शायद ही किसी ने देखे हों। सिकंदर शाह अपने हाथों की मुठ्ठियां भींचते हुए बोला, मां, अब मैं सादिया पर किसी भी किस्म का जुल्म नहीं होने दूंगा। जो गलतियां मुझसे हुई हैं, अब मैं उनको सुधारूंगा। सिकंदर शाह कमरे में गया तो सादिया कमरे की साफ सफाई करने में मसरूफ थी। सिकंदर शाह सादिया के पास जाकर खड़ा हुआ तो उसके काम करते हाथ रुक गए। सिकंदर शाह ने झाड़ पोंछ करने वाला कपड़ा सादिया के हाथ से लिया और उसका हाथ थामते हुए बोला, आज के बाद तुम ये काम नहीं करोगी। तुम यहां की गद्दी नशीन की बीवी हो, ये काम तुम्हें जेब नहीं देते। सादिया बोली, अच्छा, तो फिर घर में कोई दूसरा मुलाजिम तो है नहीं? क्या ये काम माँ जी करेंगी? क्योंकि आपके जाने के बाद तो ये सब हम दोनों ही किया करती थी। सिकंदर शाह बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पुराने सब मुलाजिमों को वापस बुला लिया है। अब सारा काम वही किया करेंगे और तुम सिर्फ पढ़ाई किया करोगी। सादिया अफसरदा होते हुए बोली, पढ़ाई? लेकिन वो तो मेरी बचपन में ही छूट गई, जिसकी वजह आप थे। आपने ना सिर्फ मेरा बचपन मुझसे छीना, बल्कि मेरे ख्वाब भी मुझसे छीन लिए। सिकंदर शाह सादिया को खुद से करीब करते हुए बोला, मैं तुम्हारा बचपन तो तुम्हें नहीं लौटा सकता, लेकिन जो ख्वाब मैंने तुमसे छीने वो मैं तुम्हें जरूर लौटाऊंगा। सादिया एकदम सहम कर पीछे हट गई और कमरे से बाहर चली गई। सिकंदर शाह उस दरवाजे की तरफ देखने लगा जहां से सादिया गुजर कर अभी गई थी और सोचने लगा कि मैंने कितने दुख दिए हैं इस मासूम सी लड़की को, लेकिन अब इनका अजाला भी मैं करूंगा। गुलनाज बेगम ने सिकंदर शाह को कहा कि वो सादिया को उसके अम्मा अब्बा से मिलवाने के लिए उनके यहां ले जाए। चूंकि शमीम काफी अरसे के बाद अपनी बेटी से मिली थी, इसीलिए उन्होंने सिकंदर शाह से इसरार के बाद सादिया को एक रात के लिए अपने पास रख लिया। हवेली आकर सिकंदर शाह को बहुत बेचैनी सी लगी हुई थी। एक उदासी थी जो उस पर छाई हुई थी। वो खुद नहीं जानता था कि कब सादिया उसके लिए इतनी अहम हो गई कि उसके बिना एक पल भी रहना सिकंदर शाह के लिए एक सदी के बराबर हो रहा था। सिकंदर शाह के दिल से आवाज आई कि तुम सादिया से मोहब्बत करने लगे हो। हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? आखिर को वो मेरी बीवी है। ये सोचकर सिकंदर शाह मुस्कुराने लगा। सिकंदर शाह ने अपने चाचा और चाची को उस हवेली से बेदखल कर दिया। वो हर एक की फिक्र करने वाला था, इसीलिए सिकंदर शाह ने अपने शहर वाला जाती घर अपने चाचा के नाम कर दिया। इस सब के बाद मुराद शाह ने अपने भतीजे से सच्चे दिल से माफी मांगी। सिकंदर शाह ने कहा, अगर मेरी माँ और मेरी बीवी आपको माफ करेंगे तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अगले दिन सिकंदर शाह ने सादिया को उसकी माँ के घर से लिया और गाड़ी शहर वाले रास्ते पर डाल दी। सादिया घबरा कर बोली, ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो हमारी हवेली को नहीं जाता। सिकंदर शाह ने मुस्कुराकर सादिया की तरफ देखा।
तो किसने कहा है कि हम हवेली जा रहे हैं? सादिया बोली। तो फिर ये कि हम शहर जामिया जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तालीम फिर से शुरू करो और आलिमा बनो। अब तुम इसे मेरा ख्वाब समझो या कुछ और। सादिया, सच पूछो तो मुझे शुरू से ही ऐसी बीवी चाहिए थी जो दीन के मामले में मुझसे 2 कदम आगे हो। इसीलिए ही तो जब मुझे पता चला कि तुम हाफिज कुरान हो तो मैंने फौरन तुमसे शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। तब मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम इतनी कम उम्र हो। इसीलिए निकाह के बाद जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और इसी शर्मिंदगी की बिना पर हवेली छोड़कर मैं बैरून मुल्क चला गया। मुझे लगा कि जब तुम मेरे काबिल और मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा तो तब लौट आऊंगा। गाड़ी रुकी, सादिया जामिया के अंदर गई। कुछ देर के बाद जब सादिया लौटी तो वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका दाखिला हो चुका था और अब वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती थी। वक्त गुजरने का पता ही न चला। सादिया ने अपने आलमा का कोर्स मुकम्मल कर लिया। उसी दिन सिकंदर शाह ने गांव में मदरसे की तामीर का काम शुरू करवा दिया। जब सिकंदर शाह घर लौटा तो रात का खाना लग चुका था। गुलनाज बेगम बोली, आओ सिकंदर, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। कहाँ थे तुम? पूरा दिन नजर ही नहीं आए। कुछ नहीं मां, बस वो कुछ काम था, उसी में सारा दिन मसरूफ रहा। खाना खाने के बाद सिकंदर शाह अपने कमरे में चला गया। वो कोई इस्लामी किताब पढ़ने में मसरूफ था। जब सादिया कमरे में आई, सिकंदर शाह ने किताब साइड पर रखी और सादिया को बाजू से पकड़कर अपने हिसार में ले लिया। सादिया बोली, छोड़ो मुझे, ये क्या हरकत है? सिकंदर शाह कहने लगा, जनाब ये हरकत नहीं, हक है हमारा, जिससे आपने हमें महरूम रखा हुआ है। अब तो आप आलिमा भी बन चुकी हैं तो आप बेहतर जानती हैं कि शौहर के क्या हुकूक होते हैं। इसीलिए अब मैं जबरदस्ती तो नहीं लेकिन प्यार से अपने हुकूक पूरे करवाऊंगा। सादिया शरारत से बोली, अच्छा जी, लेकिन अगर मैं आपको इन हुकूक से महरूम रखना चाहूं तो? सिकंदर शाह सादिया को मजीद अपने करीब करते हुए बोला, तो मैं अपना हक लेना जानता हूं। अगले दिन सिकंदर शाह सादिया को बोला, मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूं। सादिया बोली, कौन सा तोहफा? सिकंदर शाह बोला, उस तोहफे के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सादिया सिकंदर शाह के साथ गई तो जो तोहफा सिकंदर शाह ने सादिया को दिया उससे महंगा और अच्छा दुनिया का कोई भी तोहफा नहीं हो सकता था। सिकंदर शाह बोला, अब ये तुम्हारा मदरसा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना इल्म दूसरों में बांटो ताकि इससे तुम्हारी और मेरी दोनों की आखिरत बेहतर हो जाए। सादिया ने उसी वक्त मदरसे में शुक्राने के नफिल अदा किए और अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने इतना अच्छा और नेक इंसान उसकी किस्मत में लिखा और उसका हमसफर बनाया जो खुद की और मेरी आखिरत की फिक्र में है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।